everybody, welcome back to Judiciary by PW. I am your law mentor Isra and here we are covering the Constitution of India. This is a series wherein lecture 1, 2 आपको दे दिया गया है, आपने देख लिया है, फॉलो कर लिया है. लेक्चर नंबर 3 पे आ चुके हैं. आज हम फर्स्ट पार्ट संविधान के पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करने वाले हैं. याद रखिएगा आज के इस सेशन में बहुत ही ब्रीफली हम पार्ट 2 भी देखेंगे. पार्ट 2 के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, यानी कि सिटीजनशिप नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए भी मैं सेशन ले आऊँगी, या हम मिसलेनियस लास्ट टॉपिक में उसको कवर कर लेंगे. लेकिन याद रखिएगा इसके बाद से यानी कि लेक्चर नंबर 4 से आपकी फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो जाएंगी. हम आर्टिकल 12 और 13 कवर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. सो आई होप दीज सेशंस आर फ्रूटफुल फॉर यू, फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, माइट बी फॉर योर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन. और आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं, वो भी मैं देख रही हूँ. एंड आई होप कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है प्रिपरेशन, आप मेंस आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो ना मेंस के बिना कहानी अधूरी है. जी हाँ. तो लेक्चर नंबर 3 दोस्तों पार्ट 1 के साथ हम स्टार्ट करेंगे. दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एज वेल एज आज के ही सेशन में पार्ट 1 और आज के ही सेशन में हम सिटीजनशिप को बहुत ही ब्रीफली देखेंगे. सिटीजनशिप से रिलेटेड जो प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं, पार्ट 2 में उसको हम लोग बहुत ही ब्रीफली देखेंगे. बस मैं जनरल सेंस में आपको यहाँ पे बता दूंगी. साथ ही मैं आपको आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है उसका एक नमूना भी दिखाऊंगी. आपको मैं बताऊंगी किस तरह से आपका एक आंसर होना चाहिए. ठीक है. सो आंसर राइटिंग सैंपल आपको मिलेगा यहाँ पे, जो लेक्चर नंबर 1 के क्वेश्चन से रिलेटेड है, फेडरलिज्म से रिलेटेड है. ठीक है. और बाकी टेलीग्राम से रिलेटेड मेरे यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा इसी पर्टिकुलर नोट्स में. टेलीग्राम जो मेरा चैनल है. आपको बात समझ आई? तो पार्ट 1 पार्ट 2 हम करने वाले हैं. पार्ट 1 को हम डिटेल में देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं. बहुत ज़्यादा समय आपका लूंगी नहीं मैं. अच्छा, एक बात और है कि वो कैंडिडेट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन मान के चलिए पढ़ चुके हैं, मेरे से ही पढ़ चुके हैं, अब क्या है, अब आपको ये लेक्चर्स देखने हैं नहीं देखने, बिल्कुल देखने चाहिए. 2x पे लगा लीजिए, आप 2x पे लगा लीजिए और आपका रिवीजन हो जाएगा कि ये केसेस हुए हैं, ये केस लॉज हमें पढ़ने हैं, ये केस लॉज नहीं पढ़ने, इसके पीछे की थ्योरी क्या है. जैसे आज जो भारत की स्ट्रगल रही अगेंस्ट द ब्रिटिश राज के खिलाफ जो हमारी स्ट्रगल रही, उसमें जो आज को हम 28 स्टेट्स और 8 यूटीज देखते हैं, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री रही है, इसके पीछे की क्या कहानी रही है दोस्तों. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट. तो उसको भी हम लोग बहुत ही ब्रीफली देखेंगे. आंसर राइटिंग में आप चाहे तो एक आध पॉइंट उन कमीशंस का मेंशन कर सकते हैं. जैसे हम फजल अली कमीशन देखेंगे आज, जेवीपी कमेटी देखेंगे, आमधार कमीशन देखेंगे आज. ठीक है. और उसके बाद आपका जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का जो कानून पास किया गया था वो भी देखेंगे ब्रीफली. तो ये आप अपने आंसर्स में शामिल कर सकते हैं ताकि आपको वो एज मिले और कैंडिडेट से वो एज मिले. मैं आपको सिर्फ ऐसे बैरली आके पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको इसीलिए इन पॉइंट्स पे फोकस कर रही हूँ कि ये सब को हर एक पॉइंट जो है आपके आंसर्स में होना चाहिए कि जब आप फाइनली एग्जाम देने जाओ, जब आप फाइनली एग्जाम दो जाके, तो आप में वो डिफरेंस हो बिटवीन ऑल अदर कैंडिडेट्स एंड यू. ठीक है. सो यही मेरा एम है, यही मेरा एजेंडा है. इसी तरह से जिस तरह से मैं आपको गाइड कर रही हूँ, अगर मुझे गाइडेंस मिलती, अगर मुझे भी मेंस के लिए ज़्यादा फोकस किया जाता, तो डेफिनेटली मेरी तैयारी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता. चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि हम पार्ट 1 के साथ शुरुआत करने वाले हैं. पार्ट 1 में 4 आर्टिकल्स हैं. एक आर्टिकल दोस्तों यहाँ पे ओमिट हो गया, आर्टिकल 2A. सन बताइएगा, इसका ईयर बताइएगा. आपको पता होना चाहिए कि ये भारत के कौन से स्टेट से रिलेटेड प्रावधान है. बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन से ईयर में ये ओमिट हुआ और ये भारत के कौन से स्टेट से रिलेटेड प्रावधान दिया गया है. 4 आर्टिकल्स वी आर गोइंग टू कवर. नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स,
फॉर्मेशन यहाँ पे एडमिट कर रहे हैं या एस्टैब्लिश कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म किया जा रहा है नए स्टेट्स को। साथ ही इसमें ऑल्टरेशन के बारे में दिया गया है, बाउंड्रीज के बारे में दिया गया है, नाम के बारे में दिया गया है। और फोर्थ आर्टिकल नंबर 4 यहाँ पे आर्टिकल 2 और 3 के बारे में बात करता है, शेड्यूल्स के बारे में बात करता है, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स जो इसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ लॉ से रिलेटेड होते हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे आर्टिकल 368 का भी रेफरेंस दिया गया है। वी आर गोइंग टू स्टडी इट, बट जनरली ये 4 आर्टिकल्स हमारे आज के सेशन में हमारा मेन फोकस होने वाला है। दोस्तों सबसे पहला आर्टिकल देखिए क्या कहता है। सबसे पहला आर्टिकल, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। सबसे पहले इंडिया, क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। अब जब इसका आप हिंदी वर्जन पढ़ोगे तो उसमें भी सिमिलरली आपको देखने को मिल जाएगा। तो देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन, हेंस मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट भी दूंगी। जो G20 का जो लेटर से रिलेटेड जो एक अपडेट रहा था ना, भारत, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जो उन्होंने लिख के भेजा था इन द इनवाइट और द डिनर इनवाइट फॉर ऑल द डेलीगेट्स हु वर हियर इन दिल्ली, तो वो एक चर्चा का विषय बना था ना। तो हम अगेन जब ऐसा कोई चर्चा का विषय बनता है, हम वी हॉप ऑन टू द आर्टिकल। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, हम रेफरेंस दे रहे हैं। क्या होगा? हमको ये कौन से आर्टिकल में पता चलता है कि इंडिया क्या है? इंडिया एक समूह है, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये अगर आपसे कोई पूछे तो ये आपको आर्टिकल 1 में ही देखने को मिल जाता है। इंडिया दैट इज भारत, क्या दिया गया है? शैल वर्ड यूज किया गया है, इट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। नंबर 2 पे आइएगा, द स्टेट्स and the territories thereof shall be as specified in the first schedule। तो हमेशा आर्टिकल 1 या पार्ट 1 का अगर आपको रेफरेंस मैं बताऊं तो आपको उसके साथ साथ फर्स्ट शेड्यूल को भी तैयार रखना है। उसमें भी पूरा सीक्वेंस दिया गया है, स्टेट्स के बारे में दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। आप कहिएगा तो मैं दिखा भी दूंगी। बेरक लेके बैठा करिए क्लास में। तीसरी चीज, द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये बड़ी चीज है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी में क्या क्या शामिल होगा? शैल कंप्राइज ऑफ, किससे मिलके बनेगी इंडियन टेरिटरी? द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, द यूटीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज जो कि इंडिया ने मान के चलिए वॉर के थ्रू या अग्रीमेंट के थ्रू या मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या किसी इंटरनेशनल ट्रीटी के अंडर किसी कंट्री को या किसी कंट्री के किसी भाग को अगर अक्वायर करा है तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर इंक्लूडेड रहेगी। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या होगा? द टेरिटरीज ऑफ स्टेट, द यूटीज जो कि फर्स्ट शेड्यूल में है, और ऐसी कोई टेरिटरी जो कि अक्वायर करी है इंडिया ने मान के चलिए वॉर के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आया? ये देखिए इस तरह से इसको आप तैयार कर लीजिए। द टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल इंक्लूड द टेरिटरीज ऑफ स्टेट। इसी तरह से अब आप एक चीज देखिए, अभी मैंने आपको उस फॉर्म में दिखाया जिस फॉर्म में बेयर एक्ट में होता है, अब मैंने आपको इस फॉर्म में दिखाया है, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में। तो आप खुद बताइएगा मुझे कि विजुअली यानी कि देखने के रूप से आपको कौन सा ज्यादा अपीलिंग लगा या कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, वो जो लिखित रूप में था या ये जो आपको फ्लो चार्ट के रूप में दिख रहा है। तो यही फ्लो चार्ट्स जब आप अपने आंसर में शामिल करेंगे या उसको मेंशन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, देखिए एग्जामिनर क्या करता है, उसके पास इतने मोटे मोटे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं चेक करने के लिए कॉपीज को, तो वो उठाएगा आपकी कॉपी खोलेगा तो देखा यार ये तो जनरल है जैसे आंसर लिखा है, लेकिन हाँ जब ऐसे फ्लो चार्ट्स, ऐसे पॉइंटर्स, ऐसे डिफरेंस वाले जो चार्ट्स होते हैं वो सब जब आप मेंशन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली नजर रोकेगा, 1 सेकंड के लिए रोकेगा एग्जामिनर। वहां पे हमें यही करना है, रोक लेना है एग्जामिनर को अपनी आंसर शीट में। तो इस तरह से आप जरूर लिखिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए टेरिटरीज ऑफ इंडिया में जैसा मैंने बताया टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूटीज और अक्वायर्ड टेरिटरीज आती हैं। और ध्यान रखिएगा कि इस तरह से अगर आप देखिए कि टेरिटरीज ऑफ इंडिया
और यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों में अगर आप देखें कि वाइडर कॉन्सेप्ट कौन सा है, अगर हम ये बात करें कि यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर क्या आता है, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन जब हम टेरिटरीज ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उसमें अक्वायर्ड टेरिटरीज भी आती हैं। तो टेरिटरीज ऑफ इंडिया को हम कह सकते हैं कि ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। बस जनरल सेंस में मैंने आपको ये चीज बताई है। आगे आइए, सबसे पहली बात क्या पता चली, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरी चीज स्पेसिफाई होगी फर्स्ट शेड्यूल में। तीसरी चीज टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आएगा, टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूटीज जो फर्स्ट शेड्यूल में है, और अक्वायर्ड टेरिटरी सिंपल आर्टिकल 1 लर्न हो गया। दीज 3 पॉइंट्स आर देयर। ठीक, अब इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि इंडिया दैट इज भारत का इशू रहा, हमने G20 के अराउंड देखा था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज यूज्ड द टर्म प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एन इन्विटेशन कार्ड फॉर द रीसेंट G20 समिट जो हुआ था। भारत is a historical and ideological name for India, while India is a constitutional and international name. India word आप देखोगे ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रीटीज में, हमारे संविधान में जनरली जब इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एट अ लार्जर स्केल तो यूज किया जाता है। द नेम इंडिया इज एन आउटपुट ऑफ द संस्कृत वर्ड फॉर द इंडस रिवर सिंधु एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्राउन रूल, जब ब्रिटिश का राज कर रहा था यहाँ पे 1858-1947 के बीच में, तभी ये इंट्रोड्यूस हुआ था। द नेम भारत ऑल्सो हैज संस्कृत ओरिजिन्स एंड इज फाउंड इन पुराणास एंशिएंट विच आर द एंशिएंट हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट हैं लार्ज लैंडमास डिस्क्राइब करते हैं कि लार्ज लैंडमास है जिसपे ह्यूमंस रहते हैं, and one region of this landmass is referred to as भारतवर्ष। Another popular name हमारी कंट्री का हिंदुस्तान भी है, जिसका आप देखेंगे कहीं ना कहीं पर्शियन जो है एसेंस है, which means land of Indus in Persian. It became a popular way, कब, मुगल एरा में बहुत पॉपुलर हुआ रेफर करने के लिए हमारी कंट्री को। However, इट इज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, हमने लीगल नेम इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। इतनी ब्रीफ नॉलेज एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है, तो इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आप लिखना चाहो, इतना लंबा नहीं, 2 शब्द मतलब 2 लाइंस में जस्ट समराइज इट एंड मेंशन व्हाट आर यू गिविंग इन द आंसर, सम नॉलेज विच इज एडिशनल। ये एडिशनल नॉलेज आपको न्यूज़पेपर के थ्रू मिली, सोशल मीडिया के थ्रू मिली, है ना, आप सोशली एक्टिव हो रहे हैं, ये आप दर्शा रहे हैं एग्जामिनर को, तो थिंक लाइक दैट। आगे आइए, अब ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, इंडिया को क्या कहा जाता है, जब आप पार्ट 1 को पूरा पढ़ लोगे तो आप एक समरी निकाल के ये अच्छे तरीके से आप बता सकते हो, या आप बोल सकते हो, सेफली बोल सकते हो कि इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया ना, मतलब वो इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, समूह है जो कभी डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब हम स्टेट्स की बात करते हैं, जब हम स्टेट्स की बात करते हैं, वो स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है कैसे, हमें आर्टिकल 2-3 से पता लगता है। हम किसी को एडमिट कर सकते हैं, एक नए स्टेट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हम बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हैं, यानी कि हम स्टेट्स को कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं। डिस्ट्रक्ट थोड़ा सा वायलेंट वर्ड हम कह सकते हैं, बट हम एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी कहा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट यूएसए भी यूनियन है, यूनाइटेड है, तो व्हाट इज यूएसए? इंडिया की बात मैंने आपको बता दी कि इनडिस्ट्रक्टिबल समूह है, यूनियन है जो कि कभी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी हम उसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन उनको स्टेट्स को हम चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट यूएसए, यूएसए बना ही स्टेट्स की मदद से, यूएसए स्टेट्स की ही मदद से फॉर्म हुआ। तो इस कारणवश यूएसए की जब भी बात होती है, रिमेंबर दैट USA is indestructible union of
indestructible states. ना तो यूनियन, ना तो यूएसए डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है और ना ही स्टेट्स डिस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं. स्टेट्स की अपनी पावर, अपनी सॉवरेनिटी, और कहीं ना कहीं वो जो डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, समझ आ रहा है आपको अब? बिकॉज स्टेट्स वहां पे सिटीजनशिप देते हैं, नागरिकता देते हैं लोगों को. आपके पास पावर नहीं है कि आप स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट करो, लेकिन भारत में हमने पावर यहां पे देके रखी है. भारत में स्टेट्स को चेंज करने, बाउंड्रीज को चेंज करने के लिए, भैया पहले क्या था? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था कि नहीं था? अब अलग अलग स्टेट्स हैं. तो ये कैसे हुआ? ये पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 2, 3 के अंदर जो हमें पावर मिली है, पार्लियामेंट को जो पावर मिली है, उसी के थ्रू हुआ है. जस्ट अ सेकेंड. आई होप यू गेट माई पॉइंट. यहां नहीं पहुंच. तो इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये कॉन्सेप्ट यहां नहीं है. इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स इज इन यूएसए. अब क्यों इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट कहा जाता है? यहीं पे 2 लाइनें खींचिए, इसी के बाद 2 लाइनें खींचिए और ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिए. द कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल. भाई हमारा संविधान फेडरल है, वो 5 पॉइंट्स याद है ना? उसके बाद भी हमने इंडिया को यूनियन बोला है. कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर निकल के आता है ना उसमें, यूनियन. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन प्रेफर्ड. हमने प्रेफर ये किया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज किया जाए भारत के लिए, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स यूज किया जाए. ना कि हम ये कहें कि इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, हमने कहा इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. क्यों? सबसे पहला रीजन दोस्तों, प्लीज राइट इट, प्लीज राइट इट. द इंडियन फेडरेशन is not the result. The Indian Federation, the country India, is not the result, is not formed by any agreement made by the states. क्या MP, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स इकट्ठा हुए, उन्होंने अग्रीमेंट किया कि भाई हम भारत नाम की कंट्री बना रहे? नहीं, ऐसा हुआ. लेकिन क्या ऐसा यूएसए में हुआ? यस, ऐसा यूएसए में हुआ. फर्स्ट पॉइंट, रिमेंबर इट. नंबर 2, माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 2, क्या यहां पे भारत में कई बार हमने देखा है, ये कुछ समाज है ऐसा, कुछ कम्युनिटीज हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, अपना फ्लैग चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो जाएं, सेपरेट फ्रॉम इंडिया. तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल. इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है. द स्टेट्स हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन. यू कैन नॉट सेपरेट योर सेल्फ एंड से दैट नो एक्सक्यूज मी, आई एम इंडिपेंडेंट. नो, यू कैन नॉट डू दैट. द कंट्री इज एन इंटीग्रल whole and divided into different states only for convenience of administration. हमने इसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए डिवाइड किया है. इंडियन फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल. द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल, कंप्लीट है, एक समूह है. और उस समूह में हमने टुकड़े टुकड़े डिवाइड इसीलिए करे हैं ताकि भाई तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, तुम अपनी सरकार चलाओ, तुम अपने लॉज बनाओ, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा. इस एस्पेक्ट में हम फेडरल हैं. लेकिन अब आप ये कहो कि इंडिया के टुकड़े कर दो या हम अलग हो रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ये सब यहां ना करिए बातें. हो नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा सिस्टम आपका. पहुंच रहा है दोस्तों? ये 2 पॉइंट यूनियन ऑफ स्टेट से रिलेटेड याद रहेंगे. क्या कोई एग्रीमेंट हुआ था जिससे इंडिया मोहताज है, कुछ स्टेट्स इकट्ठा हुए और इंडिया को बनाया? नहीं. तो इंडिया is not a reason, is not a result of the agreements made by the states. Number 2, no state can say that I am going to secede, I am going to separate myself from the union. No, because we are a union, we are a complete whole and we have divided you
जस्ट फॉर द सेक दैट एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डन, प्रॉपरली आपको गवर्न किया जाए, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ मेंटेन रहे। क्लियर? आगे बढ़े, आइए आगे। ये मैंने आपको बता दिया है। तो करंट सिचुएशन ये है, ये आपका नया मैप है जहां पे आपकी दो यूटीज निकली हैं। एक्चुअली दादर एंड नगर हवेली और दामन एंड दीव का मर्जर भी हुआ है ना, वरना नंबर 9 हो जाता यूटीज का। तो ये मर्जर हुआ, ये सेपरेट हो गए, ये आपकी सिचुएशन अभी है। 28 आपके प्यारे सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, हर स्टेट की अपनी सुंदरता है, स्टेट्स हैं और दुख भी है। जैसे साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली, नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में ज़्यादा ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं नॉर्थ में जुड़ जाते हैं लोग, लेकिन साउथ और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये इशू रहता है कि उनका थोड़ा सा मतलब देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्यूज़, ओपिनियंस, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप, माइट बी लैंग्वेज के उससे, बट होना नहीं चाहिए। हम मतलब नहीं, मतलब अवॉइड किया करिए। जैसे कई बार फैमिलीज में होता है, माता ही पिता है, मदर्स हैं, नहीं जानती, अरे वो साउथ के, अरे साउथ क्या है, साउथ कोई अलग थोड़ा ना है, साउथ तो भारत ही है ना। तो वो होना नहीं चाहिए, ये हमारा प्यारा भारत है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों जिसके कारण ये दो यूटीज बनी। तो सिचुएशन क्या थी, दादर नगर हवेली अलग थी और जम्मू एंड कश्मीर आपका अलग स्टेट था। हमने टेम्पररी प्रोविजन दिया था ना आर्टिकल 370 में, तो JNK वाज अ स्टेट। अब हुआ क्या, दादर नगर हवेली का मर्जर हो गया, दादर नगर हवेली का मर्जर होता है और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को हमने दो यूटीज बना दिया। ये हमने किया कैसे, ये हमने किया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से। अब हुआ क्या यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस लद्दाख की अगर पूरी आप पॉलिटी को देखिए तो लेजिस्लेचर जो है हमने जम्मू एंड कश्मीर में दिया है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में हमने लेजिस्लेचर दिया है। और यहाँ पे जो आपका लद्दाख है ये एक फेडरल टेरिटरी की तरह चलता है और यहाँ पे आप देखें कोई लेजिस्लेचर नहीं है, तो दो यूटीज यहाँ पे बन गई। ये इनका पॉलिटिकल सिचुएशन अभी है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा 5 अगस्त को। ब्रीफली देख लीजिए, 2-3 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं इसके। बिल was passed by both houses. It contains provisions to reorganize the state of J&K into दो UTs, one जम्मू एंड कश्मीर, अदर लद्दाख। इंट्रोडक्शन जो है जो इस बिल का हुआ था उससे पहले एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया गया था जिसको बहुत अभी चैलेंज भी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, इन री आर्टिकल 370 केस, रिमेंबर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, री आर्टिकल 370। अभी 2024 का जजमेंट है ये 2023 का है, देख लीजिए, नहीं 2024 का है, ठीक। The Article 370 of the Indian Constitution declaring that all provisions of the Indian Constitution would be applicable to Jammu and Kashmir. Hence, Article 370, including Article 35A, were abrogated. This enabled the Indian Parliament to enact legislation that would rearrange states reorganization. अब हुआ क्या, मैं आपको बता दूं हिंदी में कि ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था जम्मू एंड कश्मीर वाला। इससे पहले एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ था, वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को एक तरह से डिसॉल्व ही एक तरह से हो गई थी, पूरी पावर प्रेसिडेंट के पास आ गई थी। आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग ऑल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नाउ एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गया। इसीलिए आर्टिकल 370 और 35A जो है वो एब्रोगेट हो गया। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जमीन खरीदने से रिलेटेड। दिस एनेबल्ड द इंडियन पार्लियामेंट to enact legislation that would rearrange the states reorganization, और hence ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल पास हुआ था जो कि कानून भी बन गया था। दोस्तों ये एक सिचुएशन मैंने आपको पूरी बता दी। भारत का अभी करंट पॉलिटिक क्यों हुई, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, ये ब्रीफली आपको सबको पता होना चाहिए। आगे आइए थोड़ा ध्यान से, और ये रट लीजिएगा, याद रखिएगा, भूलना नहीं है इसको हमें। आर्टिकल 2 पे हम आ चुके हैं, आर्टिकल 1 तैयार हो गया, आर्टिकल 2 पे आइए। आर्टिकल 2 कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश, किसी भी स्टेट को यूनियन में एडमिट कर सकता है पार्लियामेंट, या एस्टैब्लिश कर सकता है किसी का
अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व मतलब उसको जीवन दे सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है नए स्टेट्स को उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो कि पार्लियामेंट को ठीक लगता है। सिंपल सी बात करिए आर्टिकल 2 में कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट चाहे तो नए स्टेट्स को एडमिट कर सकता है, वो स्टेट्स जो बने हुए हैं एडमिट इनटू द यूनियन, या वो स्टेट्स जो अभी अस्तित्व में नहीं है उनको भी बना के एडमिट कर सकता है। एस्टैब्लिश कर रहा है ना, तो उनको एडमिट कर रहा है या एस्टैब्लिश कर रहा है, उसकी स्थापना एक तरह से रख रहा है, स्थापित कर रहा है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे? जो पार्लियामेंट को ठीक लगे। एस्टैब्लिश एडमिट, एस्टैब्लिश एडमिट, वेयर यू गेट इट? आर्टिकल 2। वेयर यू गेट इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यू गेट इट इन आर्टिकल 1। ठीक, पार्लियामेंट की पावर एडमिट करने की और एस्टैब्लिश करने की आर्टिकल 2 में हमें देखने को मिलती है। ये बात अगर आपको कोई भूलने की दवाई भी खिला के भुला दे तब भी ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अब ये क्या है, मैं कहती हूँ ये जैसे आप फटाफट ब्रेड निकालिए फ्रिज से और उसको डाल दीजिए पैन में, थोड़ा सा शक्कर थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा कलर डाल दीजिए, क्या बनेगा? हलवा बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं? हलवे की तरह होते हैं, फटाफट मिल जाने वाले नंबर। अब ये गवाने हैं तो गवा दो आप, है ना। चलिए आगे आइए। अब इसी के बाद आर्टिकल 3 पढ़ लोगे तो दिमाग क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने क्या देखा, पार्लियामेंट क्या कर रहा है दोस्तों? पार्लियामेंट एडमिट कर रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है स्टेट्स को। यहां पे आर्टिकल 3 में हम क्या देखते हैं? आर्टिकल 3 में हम देखते हैं नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है? हम एरियाज को ऑल्टर कर रहे हैं, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर रहे हैं, और हम चाहे तो नए नाम भी दे सकते हैं स्टेट्स को। नाउ यू हैव टू टेल मी दैट किस स्टेट में रेजोल्यूशन पास किया गया है। अभी रीसेंट इशू है ये कि हमारे स्टेट का जो नाम है वो हमारे स्टेट की जो लैंग्वेज लोग बोलते हैं ना उससे अलाइन नहीं हो रहा है, टैली नहीं हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है उसका, बताइएगा। तो फॉर्मिंग न्यू स्टेट्स एंड वी हैव द पावर, पार्लियामेंट हैज द पावर टू ऑल्टर द एरियाज, बाउंड्रीज एंड द नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट। कैसे करेगा? How will the parliament form a new state? The parliament will form a new state, नया state बना रहा है by the separation of territory from any state, by the separation of territory from any state। और ये territory है, ये मान के चलिए एक state है, और हमने क्या किया? ये एक नया स्टेट बना दिया, ये न्यू स्टेट है। कर सकते हैं, आर्टिकल 3 में अलाउड है। इस स्टेट का आप कितनी टेरिटरी रह गई? सिर्फ इतनी रह गई, सेपरेट कर दिया हमने, ये भाग सेपरेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? ये एक स्टेट था, ये एक स्टेट था, हमने क्या किया? हमने यहां से ये हटा दिया, हमने लिया यूनाइट कर दिया, एक स्टेट बना दिया। कर सकते हैं, आर्टिकल 3 में कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया? सेपरेशन, यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू एनी पार्ट ऑफ स्टेट। तो हम 2 स्टेट्स को भी यूनाइट कर सकते हैं, हम एक स्टेट की एक पार्ट को यूनाइट कर सकते हैं किसी और स्टेट में, या एक स्टेट का एक पार्ट दूसरे स्टेट का एक पार्ट, उन 2 पार्ट्स को भी यूनाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मान के चलिए ये कोई स्टेट है, इस स्टेट के एरिया को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, किसी स्टेट के एरिया को डिमिनिश भी कर सकते हैं, हम बाउंड्रीज भी ऑल्टर कर सकते हैं। हम कहेंगे कि भैया ये बाउंड्री थी पहले, लेकिन अब से हम इतना डिफरेंस है, अब हम ये बाउंड्री मानेंगे। और चाहे तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेट अब ये नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा। इसके मैं आपको एग्जांपल्स अभी फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए दोस्तों,
नए स्टेट्स का फॉर्मेशन, एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा। आंध्रा स्टेट एक्ट 1953 के थ्रू बना आंध्र प्रदेश, और बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, पहले स्टेट ऑफ बॉम्बे हुआ करता था, फिर महाराष्ट्र और गुजरात में ये फॉर्मेशन हुआ 2 स्टेट्स का, फिर मर्जर में आप हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर देखेंगे, इससे रिलेटेड कानून है। फिर उसके बाद आसाम और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड भी एक कानून पास किया गया था, फिर कुछ टेरिटरीज हमने पाकिस्तान को सीट करी थी, उससे रिलेटेड एक कानून पास हुआ था। फिर उसके बाद आप स्प्लिट में देखेंगे, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, पंजाब और हरियाणा स्प्लिट, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का स्प्लिट से रिलेटेड भी एक कानून था, फिर सिक्किम का एडमिशन होना, फिर गोवा को फॉर्म करना एज स्टेट्स, ये हम देखेंगे। आप लिख सकते हो, बहुत सारे प्रोविजंस हैं ऐसे। साथ ही चेंज ऑफ नेम में देखेंगे, मद्रास तमिलनाडु हो गया, मैसूर जो है वो कर्नाटका हो गया, ये सब हम आर्टिकल 3 के अंदर पढ़ते हैं। आर्टिकल 3 के अंदर ये पावर जो है वो होती है। इसके अंदर अगर कोई एरर होगा ना, मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसको हम एक बार रिव्यू कर लेंगे, बट जनरली आपको एग्जांपल्स में यही सारी चीजें लिखनी है। आगे आइए दोस्तों, ये हो गई लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 3 की बात। अब क्या कोई फॉर्मेलिटी है आर्टिकल 3 के अंदर? अगर हमें 2 स्टेट्स को यूनाइट करना है, सेपरेट करना है, बाउंड्री जो है वो ऑल्टर करनी है, डिमिनिश करना है एरिया, इंक्रीज करना है एरिया, जी हाँ, इससे रिलेटेड हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। सबसे पहला पॉइंट याद रखने के लिए ये है कि इससे रिलेटेड एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में वो बिल इंट्रोड्यूस करोगे, बिना पारित किए आप नहीं कर सकते हो ये चेंज, है ना। तो बिल इंट्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है। अब ये जो बिल इंट्रोड्यूस होगा दोस्तों, इससे पहले आपको प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए है। प्रेसिडेंट अगर इसमें रिकमेंडेशन नहीं देगा तो आप ये बिल पास नहीं कर सकते हैं। सो ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड। आप उस पर्टिकुलर एरिया को जिसको डिमिनिश इंक्रीज कर रहे हो, नाम चेंज कर रहे हो, जो अफेक्टेड स्टेट है जिसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, उसका भी आपको कंसेंट लेना यहाँ पे जरूरी है, या व्यू लेना जरूरी है। क्या ये बाउंड हो जाएगा? बाउंड के बारे में हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्लियर करता है, द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। हम खाली पूछ रहे हैं आपसे, आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपको क्या लगता है ये जरूरी है? द स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज को एक्सेप्ट करना प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट पे मैंडेटरी नहीं है। दे मे आइदर एक्सेप्ट और मे रिजेक्ट देम इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम, यानी कि समय के अंदर अंदर भेज दिया आपने, 2 महीने का टाइम था, 2 महीने के अंदर अंदर एक्सप्रेस कर दिया अपना ओपिनियन, तब भी नहीं। इन केस ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न्ड लेजिस्लेचर to ascertain its views and the parliament can take action itself। तो अगर किसी स्टेट में चेंजेस कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर से पूछोगे। यूटी अगर किसी लेजिस्लेचर के साथ है, कोई ऐसी यूटी है जिसमें लेजिस्लेचर है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, तो वहां पे आपको कंसेंट लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ना यूटीज में। थर्ड पॉइंट पाइएगा दोस्तों, द पार्लियामेंट इन अदर वर्ड्स कैन चेंज द पॉलिटिकल मैप। ये बड़ा पूछा जाती है बात, क्या भारत का नक्शा पार्लियामेंट बदल सकता है? जी हाँ, बदल सकता है। द पार्लियामेंट कैन चेंज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस पर्टिकुलर स्टेट की, वो जो पर्टिकुलर टेरिटरीज ऑफ स्टेट है ना, तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है, या वो अस्तित्व है उसका या नहीं है, ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 2(3) इस चीज को बता देते हैं कि भाई इसका कोई वादा हम नहीं कर रहे हैं कि तुम आज हो तो कल भी होगे। वही चीज जो मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त ने बोली थी, ठीक है। फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, तो it is not guaranteed by the constitution, therefore India is rightly described as an indestructible union
एंड आप जा सकते हो माय डियर फ्रेंड, स्टेट्स को हम डिस्टर्ब कर सकते, लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत कम होता है कि हम व्यूज लेते हैं, कहीं ना कहीं उनके उस स्टेट के कहने पे ही ये काम होता है। In USA, the territorial integrity or the continued existence of a state is guaranteed. क्यों? क्योंकि हम बने ही तुम्हारे कारणवश, हम तुम्हारे मोहताज हैं। यूएसए में वो स्टेट्स के मोहताजी है, इंडिया में वो मोहताजी नहीं है। The American federal government cannot form new states or alter the borders of the existing states without the consent. That is why USA described as indestructible union of indestructible states. आइए आगे। तो हमने क्या सीखा इससे? आर्टिकल 3 में ये आपका फ्लो चार्ट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पढ़ लिया है, हमने बता दिया, खाली आपको मैंने आपका जो दिमाग है ना उसमें कोई चीज रखने के लिए नहीं बताई है, आपके प्रैक्टिस में शामिल होना चाहिए। बिल रिगार्डिंग दिस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन से पहले प्रेसिडेंट उस स्टेट लेजिस्लेचर से पूछेगा, अगर यूटी है तो पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कंट्रोल होता है, और जो व्यूज आएंगे, जो ओपिनियन आएंगे, उसके लिए प्रेसिडेंट ना तो पार्लियामेंट बाउंड नहीं है। ठीक, आइए आगे। अब जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, जब भारत आजादी मिली, जब भारत को इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेस में यहाँ पे डिवीजन था। प्रिंसली स्टेट्स में आपके प्रिंसेस थे या उस पर्टिकुलर जगह के राजा महाराजा थे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पिंक में आप देखो हैदराबाद, मैसूर, फिर राजस्थान का एरिया, जो ये सब था प्रिंसली स्टेट्स थे। ब्रिटिश प्रोविंसेस थी ये, जिनमें ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल हुआ करता था। तो देयर वर 552 प्रिंसली स्टेट्स who were ruled by the native princes under the Britishers। ठीक है, 552 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। ये प्री पार्टीशन मैप है जो आप अभी देख रहे हो यहाँ पे, पार्टीशन से पहले की बात है, 1947 से पहले की बात है। आगे आइए। तो भाई जरूरी था, ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम सबको इंक्लूड कर ले ना भाई, भारत में सबको इंक्लूड कर ले। ये अलग कहेंगे नहीं, हम अपना अलग रूल करेंगे, ये हमारा एजेंडा ही नहीं था। ये इंडिया का, जब इंडिया मतलब जब हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़े, जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया, तो हमें नीड थी, देयर वाज रिक्वायरमेंट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए, जिसके कारणवश 1948 में कमीशन का गठन किया गया, धार कमीशन। ठीक है, 1948 कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एसके धार फॉर एग्जामिनिंग द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये जो कमीशन का गठन किया गया था, ये किया गया था कि हम रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे स्टेट्स का। स्टेट्स को हम इस प्रकार से क्रिएट करेंगे कि वो स्टेट पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड हो। तेलुगु स्पीकिंग स्टेट, आपका हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट्स, इस तरह से। इट सजेस्टेड दैट स्टेट्स कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। फिर एसके धार कमीशन ने क्या कहा? एसके धार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हुए ये कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा होगा, आप स्टेट्स इस प्रकार से बनाइए कि उस पर्टिकुलर स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा। फिर क्या हुआ? 1949 में एक और कमिटी बनाई गई, जेवीपी कमिटी। ये सब आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट आपको एडिशनली पता होना चाहिए कि ये सब स्ट्रगल रहा है इसके पीछे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया कमिटी 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और इन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर करी, और उन्होंने कहा लिंग्विस्टिक बेसिस कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। कहा लैंग्वेज कोई बेसिस नहीं होना, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया ये प्रिंसिपल कि भाई लैंग्वेज के बेस पे हम कोई स्टेट को ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चराइज नहीं करेंगे। आगे आइए। अब हम सब जानते हैं आंध्र प्रदेश में 56 डे का हंगर स्ट्राइक रहा, जिसके कारणवश भारत में पहला स्टेट बनता है आंध्र प्रदेश ऑन दी लिंग्विस्टिक लाइंस, मतलब भाषा के रूप में पहला स्टेट बनना था आंध्र प्रदेश। इनका कंट्रीब्यूशन रहा
पोटी श्री रामलू, इनका कंट्रीब्यूशन रहा यहाँ पे। 56 डे का यहाँ पे उनका हंगर स्ट्राइक था। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद एक और कमीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है फजल अली कमीशन। द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश इंटेंसिफाइड डिमांड फ्रॉम अदर रीजन्स ऑल्सो। अब आंध्र प्रदेश बन गया, सन कौन सा था, साल कौन सा था जब आंध्र प्रदेश बना था स्टेट, फर्स्ट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड। जल्दी से कमेंट सेक्शन में। द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश इंटेंसिफाइड डिमांड फ्रॉम अदर रीजन्स, कि भाई लैंग्वेज के बेस पे हमें भी बनाइए। दिस फोर्स द गवर्नमेंट टू अपॉइंट 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली। तो इसकी वजह से सरकार को एक कमीशन बनाना पड़ा कि भाई आप पढ़ाई करिए, आप इसके ऊपर स्टडी करिए, देखिए भारत में किस चीज की जरूरत है। तो इसको पूरा एग्जामिन करने के लिए यहाँ पे अदर मेंबर्स के.एम. पन्नीकर और एच.एन. खुंजरू भी थे। इट सबमिटेड द रिपोर्ट इन 1955। ध्यान रखिएगा, फजल अली कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्टेट को फॉर्म करने का, रीऑर्गेनाइज करने का, स्ट्रक्चराइज करने का एक बेसिस हो सकता है, लेकिन रिजेक्टेड दी थ्योरी, ये चीज रिजेक्ट कर दी कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, एक स्टेट में सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे। इट सेड द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज अ प्राइमरी कंसिडरेशन इन एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल यूनिट में, उसी तरह से भारत के पॉलिटिकल यूनिट में भी हमें यूनिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुम इंग्लिश बोलते हो तुम उधर रहो, तुम हिंदी बोलते हो तुम उधर रहो, तुम मलयालम बोलते हो उधर, उर्दू बोलते हो उधर रहो, कोंकणी बोलते हो, मैथिली बोलते हो उधर रहो। ये चीज सही नहीं है। आप कह रहे हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में या इस पर्टिकुलर स्टेट में एक्स पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, तो भाई इसको एक स्टेट घोषित कर दीजिए लैंग्वेज के ग्राउंड पे, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये कहो कि एक्स स्टेट में सिर्फ वाई बोलने वाले लोग होंगे, वाई लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। 4 मेजर फैक्टर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे कि आप रीऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कर सकते हैं। भारत की यूनिटी और सिक्योरिटी का प्रिजर्वेशन और स्ट्रेंथनिंग हो, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी हो, सब लोग एक साथ रहें, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस होने चाहिए, ऐसे हवाई चीजें मत करिए। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर होना चाहिए हर स्टेट में। तो ये फजल अली कमीशन बहुत जरूरी है। हालांकि आपसे ये बेसिक, मतलब ये यूपीएससी लेवल का है, बट आपको पता जरूर होना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, और ये एक बड़ा रिफॉर्म था ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया के स्टेट्स और टेरिटरीज को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, लिंग्विस्टिक लाइंस पे और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस पे और अदर पर्पस के लिए। विद द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बेटा यहाँ पे डिस्टिंक्शन किया गया। आपको मैं बता दूं, जब हमारा संविधान बना तो हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड थे। जैसे पार्ट ए, पार्ट बी states were finished, and as a result 14 states and 6 union territories were created on November 1st 1956 स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद से ये सिचुएशन थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सिचुएशन थी, ये गवर्नर प्रोविंसेस अलग थे, प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर्स अलग थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस अलग थे, अंडमान निकोबार अलग था। तो ए बी सी डी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से डिवीजन था। लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू हमने क्या किया, 1 नवंबर 1956 पे कहा कि भारत के 14 स्टेट्स और 6 यूटीज होंगी। फिर इसी को हमने आगे बढ़ाया, जो कि आज 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक, ये बस आर्टिकल 4 हमारा बच रहा है। आर्टिकल 4 दोस्तों कहता है, लॉज, समझ के चलिएगा, ये आर्टिकल ना आपको प्रीलिम से पूछा जाएगा ना आपको मेन से पूछा जाएगा, बट इससे आपको ये पता लगेगा कि हमने पार्ट 1 में जो पावर दी है आर्टिकल 2 और 3 में, वो किस हद तक की पावर है। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, याद रखिएगा। अब आप मेजॉरिटी की बात ना सोचिएगा कि ये पार्लियामेंट में किस तरह से पास होगा। जब भी संविधान में अमेंडमेंट की बात होती है किसी भी प्रोविजन के, और उसमें लिखा हुआ है 2/3 या स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो उसमें लिखा हुआ है। ठीक,
फिर आर्टिकल 368 पे आप जाओगे, आप बोलोगे मैम ये रैटिफिकेशन कब होता है स्टेट्स का? आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है जब भी आप संविधान के फेडरल प्रोविजंस को टच करोगे, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको स्टेट्स का रैटिफिकेशन भी चाहिए होगा। जब किसी आर्टिकल का मेंशन आर्टिकल 368 में नहीं किया गया, यानी कि रैटिफिकेशन के थ्रू नहीं होगा, उस पर्टिकुलर आर्टिकल में खुद नहीं लिखा हुआ है कि स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, तब हम क्या कहेंगे? वो पर्टिकुलर आर्टिकल में जो बिल पास होना है वो किस मेजॉरिटी से पास होगा? बताइए, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। मैं आपको अपनी भाषा में क्लियरली बता देती हूँ। आर्टिकल 4 सिर्फ ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जब आप अमेंडमेंट कर रहे हो, साइमल्टेनियसली शेड्यूल 4 शेड्यूल 1 में भी अमेंडमेंट हो रहा होगा, चेंजेस होंगे, उसके लिए आपको कोई अलग प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट करना है। और इतना ज्यादा बड़ा ये अमेंडमेंट भी नहीं है कि आप आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट कर रहे हो, ये भी नहीं माना जाएगा। इसमें लिखा हुआ है एनी लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 shall contain such provisions for the amendment of first schedule and fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain, यानी कि उसके साथ ही साथ अगर कोई उससे रिलेटेड सप्लीमेंट्री इंसिडेंटल मैटर्स होंगे वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड माने जाएंगे। ठीक, as the parliament may deem necessary, any law referred to in article 2-3 shall contain such, उस लॉ के अंदर ऐसे भी प्रोविजंस होंगे कि आप फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल को भी अमेंड कर रहे हो जरूरत के अकॉर्डिंग, जैसा भी पार्लियामेंट को ठीक लगता है। पॉइंट 2 क्या कहता है? नो सच लॉ एज अफोरसेड, यानी कि ये जो लॉ आर्टिकल 2-3 का है, शैल बी डीम्ड, ये माना नहीं जाएगा, ये मान्यता नहीं है कि आप संविधान को अमेंड कर रहे हो फॉर द पर्पस, जिस तरह से हम आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करते हैं, shall be deemed to be amendment of this constitution for the purpose of article 368। अब इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ये एक डिक्लेरेशन देता है कि 2-3 में चेंजेस हो रहे हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ में भी ऐसे प्रोविजन डाल दो जैसा भी पार्लियामेंट की जरूरत है कि भाई वहां पे भी चेंजेस होंगे। आर्टिकल 368 के अंदर ये अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, 2-3 में कर रहे हो आप। हमने ईज दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी दी है, आप समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज ये पढ़ने के बाद अगर मैं आपसे पूछती हूं कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को अगर आप कंपेयर करो, तुलना करो उसकी, तो आपको स्कोप किसका ज्यादा वाइड लग रहा है? जनरल सेंस में, ना ज्यादा फिलोसफिकल नहीं होना अपने को, स्कोप किसका वाइड लग रहा है कि ज्यादा चीजें किस में आ रही हैं, ज्यादा पावर किस में है, 2 में या 3 में? चलिए, ये हो गया हमारे पार्ट 1 की बात दोस्तों। अब ये आपके पास एक चार्ट मैंने डाल दिया, ये आपको नोट से मिल जाएगा, कौन सा स्टेट कब यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, कब कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ है? तेलंगाना देख लीजिए 2 जून 2014, फिर तेलंगाना 2 जून 2014, फिर 87, 80, 36, 47, 56, 66, ये सारे स्टेट्स हैं, लिस्ट है, आप देख लीजिएगा 2800 स्टेट्स की। बस इसके बाद 2 चीजें मुझे आपको और बतानी है। एक तो पार्ट 2 मैंने आपसे वादा किया था मैं ब्रीफली बताऊंगी आपको। अगर इसका डिटेल, एक और चीज मैं बता दूं, डिटेल में मैंने बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। लॉ वाला पे मेरी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जहां पे मैंने सिटीजनशिप का पार्ट 2 कवर करा हुआ है डिटेल, तो वो हम रेफर कर। देखिए, कुछ टाइम कॉन्स्ट्रेंट भी होता है, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अब जैसे बैच पे हमें कोई लिमिटेशन नहीं है, हमें जितना पढ़ाना है हम पढ़ाएंगे, हम उस हिसाब से प्लानर बनाएंगे, लेकिन वाईटी पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो अब जैसे सिटीजनशिप की हम बात करते हैं, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता देती हूँ। आर्टिकल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं इनका कोई वजूद बचा नहीं है अब। ठीक, ये बहुत, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और 11 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 और 7 का ज्यादा वैल्यू बचा नहीं है कि कुछ माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान, कुछ पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए थे, उनका कुछ ज्यादा वजूद बचा नहीं है। आर्टिकल 5 कमेंसमेंट, 26 जनवरी 1950 जब कमेंसमेंट हुआ हमारे संविधान का,
तब उस टाइम पे हमने किसी को सिटीजनशिप किस ग्राउंड पे दी थी, वो आर्टिकल 5 बताता है। आर्टिकल 8 यहाँ पे राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बताता है उन पर्सन्स की जो इंडियन ओरिजिन के तो हैं लेकिन भारत के बाहर रेसाइड कर रहे हैं। 9 बोलता है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को अक्वायर कर रहा है, मान के चलिए कनाडा की सिटीजनशिप को आप ले रहे हो अपनी मर्जी से, तो उनको हम सिटीजन्स कहेंगे या नहीं कहेंगे। आर्टिकल 10 यहाँ पे कहता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी राइट्स है उनका कंटिन्यूएंस रहेगा, कंटिन्यूड रहेंगी। और 11 कहता है पार्लियामेंट यहाँ पे रेगुलेट करेगा राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। और इसीलिए इसी के कारणवश कौन सा कानून बना, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 5 तरीके दिए गए हैं जिससे आप जो सिटीजनशिप है ना वो अक्वायर कर सकते हो, जैसे कि बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, इसका प्रोसीजर है, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसके थ्रू आप सिटीजनशिप दूसरे लोग हमारे देश में आके अक्वायर कर सकते हैं अगर उनका जन्म हुआ है, वो डिसेंट के थ्रू कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जैसे अदनान सामी है, मदर टेरेसा है, उनको कैसे मिली सिटीजनशिप। फिर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी भी सिटीजनशिप मिलती है, इसको मैंने डिटेल में भी कवर किया हुआ है, वहां पे आप कहिएगा तो मैं करवा दूंगी, वरना आप वहां से भी कर सकते हैं। बस दोस्तों ये 2 चीजें याद रखिएगा, एक तो संविधान प्रोविजंस ले डाउन करता है और उससे रिलेटेड 1955 का ये कानून बनाया गया। मेंस का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका ये रहा, डिस्कस द प्रोविजंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन that deals with the formation of the union and territories. How does it define and establish the territorial boundaries of India? वो 3 points. Examine the historical context and constitutional implications of the inclusion and reorganization of territories within the union. Also analyze the role of the parliament and the president in relation to alteration of states boundaries, creation of new states and the formation of UTs. सब कुछ इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने कवर किया हुआ है। तो ये करीबन आपको 25 मार्कर इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसको आप 5 करके 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, मेरा वादा था आपसे कि आपको एक सैंपल क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगी फेडरलिज्म से रिलेटेड। आई होप आपको ये विजिबल होगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज फेडरलिज्म, मेंशन द एसेंशियल्स ऑफ अ फेडरल स्टेट। ठीक है, तो ये अराउंड 5 मार्कर है, ये मैं आपको बता दूं। 5 मार्क्स के लिए ये एक एप्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए। फेडरलिज्म का डेफिनेशन, इट इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जहां पे सॉवरेनिटी एक सरकार की डिवाइडेड होती है बिटवीन सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी एंड इट्स पॉलिटिकल यूनिट्स। फीचर्स, गवर्नमेंट फंक्शंस आर शेयर्ड, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सोर्स फ्रॉम विच द बोथ गवर्नमेंट इज द सेम, नाइदर इज सबऑर्डिनेट। चारों चीजें मैंने आपको बताई थी। एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। अब फेडरलिज्म से रिलेटेड अगर 25 मार्कर आएगा, इसी को बढ़ाना है, इसी को बढ़ाना है। तो आप देख रहे हो किस तरह से इंट्रोडक्शन हुआ है, 2 पॉइंट्स फीचर्स और एसेंशियल्स मैंने डाले, फिर कंक्लूड कर दिया। As all the above provided features and essentials are inherited in our constitution, it is said to be essentially federal. Our constitution makers also had adopted this similar view. इसी को और बेटर करो, इसी तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी। आगे आइए, ये दोस्तों आप इसको स्कैन भी कर सकते हो और ये इस तरह से लिंक भी है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और एक सवाल आपके लिए दोस्तों ये है कि हु इज नोन एज द पायनियर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल भारत में किस बड़े जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनका रहा है। और लास्टली सिटीजनशिप पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने यहाँ पे देखा, ये तो ब्रीफली देखा है। यहाँ पे हमने आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है इंडिया को। आर्टिकल 2 जो कि बात करता है एस्टैब्लिशमेंट और एडमिशन की। अरे भाई, एडमिशन की आर्टिकल 2A ओमिटेड है। आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन की, क्या क्या कर सकते हैं,
ऑल्टर कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। आर्टिकल 4 डिक्लेरेटरी सेक्शन है। ये यहाँ पे आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो लॉज बनाए जाते हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन ले डाउन करता है कि भाई फर्स्ट और 4 शेड्यूल का अमेंडमेंट भी, मतलब फर्स्ट और 4 शेड्यूल के अंदर भी चेंजेस किए गए, ये माना जाएगा। और आर्टिकल 368 के अंदर ये अमेंडमेंट नहीं हुआ, ये मान्यता नहीं है। बस ये आपका 2 चीजें आपको इसमें पढ़नी है। एक और चीज, एक तो संविधान आपको पढ़ना है पार्ट 2 5 से लेकर के 11, 1955 का एक्ट और 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप से रिलेटेड, वो भी पढ़ लीजिएगा। इसी नोट पे दोस्तों हम अलविदा लेते हैं। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही मजेदार रहा। कल से शुरू होने वाली फंडामेंटल राइट्स, दिल थाम के बैठना है क्योंकि आर्टिकल 12 13 पढ़ के आइएगा। 11 तक हमने देख लिया है। कोई दुविधा हो हम यहाँ पे हैं, पूछ लीजिएगा कभी भी कमेंट सेक्शन में। सेशन एंड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सी यू टुमारो। गुड बाय, टेक केयर।